सर इसमें ये भी होता है ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल हम जानते हैं कि जब हम प्लेन पे जाएँगे तो फ्लाइट मोड पे रिकमेंडेशन आती है, फ्लाइट मोड पे कुछ करते भी नहीं है, वो एक अलग सीन है। लेकिन उसमें ये आता है कि फ्लाइट मोड पे इसलिए कहते हैं कि कुछ सिग्नल्स इंटरफेयर ना करें, आप उसको बेहतर समझते होंगे, मैं लेमन हुँ, लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो जब सिग्नल के इंटरफेरेंस से फ्लाइट में इंटरफेरेंस हो जाता है, इतनी छोटी चीज़ से कि मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मेरा मोबाइल सिर्फ कनेक्शन भेज रहा है, इधर-उधर जो भी जा रहा है, उसके थ्रू हो जाता है। तो कुछ करने वाला जो बंदा है, जिसको अंदर टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, वो तो बहुत कुछ कर सकता है उस मोबाइल के थ्रू। देखिए आपके कम्युनिकेशन से इंटरफ़ेस नहीं होता, उनका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो अलग होता है, आपका फ्रीक्वेंसी बैंड एब्सोल्यूटली अलग होता है। पर होता क्या है कि एक चीज़ हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम पावर अटैक करके, ओके, कि यदि आप किसी भी एक फ्रीक्वेंसी बैंड पर बहुत ज़्यादा हाई पावर पुश करोगे तो वो एज ए नॉइज़ डिस्रप्शन कर सकता है। वो चांसेस होते हैं, वो भी बहुत मिनिमम होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, पर वो मिनिमल रिस्क भी ना हो, इसके लिए वो अवॉइड किया जाता है कि भई आप एयरप्लेन मोड में रहें, ताकि उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ और भी कम हो जाएँ। तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं टेक केयर किया गया, उसको प्रॉपर्ली टेक केयर किया गया है, क्योंकि वो हमारी गाइडलाइन सिर्फ कर देने से तो कोई एयरप्लेन मोड में चला जाएगा, बिल्कुल। बैठ के नहीं बैठ सकते। तो उसको टेक केयर करता है। जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है या सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो ऑलरेडी वैसे बनाया गया है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी, चाहे वो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम की हो, चाहे वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम की हो, सेम बैंड पर होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। और दूसरा, वो भी इंक्रिप्टेड होगी। तीसरा, वो भी क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ओपन नहीं है कि कोई भी जाके उसको भी इंटरसेप्ट कर ले। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखी गई हैं। पर फिर मैं वही रिपीट करता हूँ कि आप कितना भी कर लें, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम रिस्क बेस्ड ही होता है, कोई गारंटेड सिस्टम नहीं बन सकता है। और इस वजह से चांसेस की कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी कभी निकल आए हमेशा रहती है। पर यदि कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी निकल आएगी तो फिर वो एक फ्लाइट के लिए यूज़ नहीं होगी, बिल्कुल। क्योंकि जो भी कर रहा है ना, वो फिर उस चीज़ को बेचेगा या कमर्शियल यूज़ करेगा, या उसका जो भी मैंडेट है, इसलिए मैंडेट थोड़ा ना होगा, उसको कोई एक पर्टिकुलर फ्लाइट से लेना देना नहीं है। उसको यदि वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करके कोई फ़्लाइट ही क्रैश करानी है या कोई सिस्टम ही बैठाना है, तो फिर वो उसको स्केल करेगा, और जैसे ही वो स्केल करेगा वो एक्सपोज हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। अभी तक ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं आया। बिल्कुल। मतलब आइस इंडिविजुअल इंसिडेंट्स तो हैं हमारे पास कि भाई इसका जीपीएस मैनिपुलेट हो गया था, या रॉबर्ट ने डेमो करके दिखा दिया, जो मैंने आपको दिए इंडिविजुअल है। पर यदि ऐसा था तो फिर यूज़ करके कोई फ्लाइट क्या क्रैश हुई, तो ऐसा नहीं है आज तक। फिर मैं कर दूं, आज तक एक भी ऐसा क्रैश मेरे ख्याल से कंक्लूड नहीं हुआ है जिसमें पूरी तरीके से कह दिया जाए कि इसमें साइबर एंगल ही था। एक प्लेन के अंदर अगर किसी को माल फंक्शन करना है, उसको इस तरीके से काम करना है, तो उसमें क्या मालवेयर इन्फेक्ट किया जा सकता है, डाला जा सकता है, और अगर डाला जा सकता है कितना प्रोबेबल है वो, प्लस किस जगह उसको इम्प्लीमेंट उसको करना पड़ेगा, कहाँ डालना पड़ेगा? देखिए, मैं पूरी तरीके से फ़्लाइट का सिस्टम समझता नहीं हूँ। ओके। मैं चूँकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी समिट में जाता रहा हूँ, और जो मैंने नॉलेज ली है वो जो प्रेजेंटेशंस हुए हैं, जो चीज़ें वल्नरेबिलिटी डिस्कस हुई हैं, उस बेस पर हुई हैं। तो चांसेस तो रहते ही हैं, सबसे बड़ी बात है। और जो इन्फॉर्मेशन है मैंने अभी दी है, उससे यही ज़ाहिर होता है कि पहले लोगों ने ट्राई किया और हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी सेंसिटिव चीज़ जो होती है ना किसी भी कम्युनिकेशन, जैसे कि आप जब मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं ना, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर 2 प्रोसेसर होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसर, दूसरा होता है मॉडेम। मॉडेम का काम क्या है? कम्युनिकेट करना नेटवर्क से, सेल टावर से। अब वो 5G मॉडेम है, 4G मॉडेम है। बिल्कुल। एप्लीकेशन प्रोसेसर वाले पार्ट का क्या काम है? जो ओएस रन कर रहा है उसके हिसाब से वो रिसोर्सेज को, एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो इसको समझने के लिए जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है हमारे इंजीनियरिंग में, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो जिन लोगों ने भी इंजीनियरिंग पढ़ी है उनसे कभी पूछना ऐसे ही आप कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, पर ये नहीं बता पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वो सब बता देंगे, पूरी किताब पढ़ी होगी वो। हाँ सर, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसको, सॉर्ट ऑफ हाँ, एक पर मैं आपको बड़ा इंटरफेस है, ये सिंपल सब चीज़ें, हिंदी में बिल्कुल। बताना चाहता हूँ जिसमें सबको समझ में आ जाए। जैसे आप उससे पूछना कि चलो, उसने बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज डूइंग दैट, ब्ला ब्ला, प्रोसेसिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग,
और जितने भी उसके कंपोनेंट हैं, बट है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम और क्यों है? तो पहले क्यों है का जवाब देते हैं। सर एक कनेक्शन है एक तरीके से। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मैनेजर टू मैनेज रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द बोर्ड। क्या है ये? आपका एक मदरबोर्ड है, उस मदर बोर्ड के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मेमोरी भी है, प्रोसेसर भी है, पेरिफेरल्स हैं, यूएसबी है, आईओज हैं, कीबोर्ड, ये ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़, स्क्रीन है ये। अब यदि ओएस नहीं है तो क्या होगा? हाँ सर, वो कनेक्ट नहीं होंगे, इंटरेक्ट नहीं होंगे। नहीं हो जाएगा, उसमें रन कर सकते हो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर रन, जैसे कि लिफ्ट है। अब लिफ्ट के अंदर एक मदरबोर्ड है और उसमें एक प्रोग्राम है जो रन कर रहा है, तभी तो वो चल रही है लिफ्ट बार बार, लेकिन एक ही प्रोग्राम रन कर रहा है उसमें। हाँ सर, मतलब वही एक से ज़्यादा नहीं चल सकते, क्योंकि वो फिक्स रिसोर्सेज फिक्स एप्लीकेशन के लिए कर दिए। अब वही रूटीन बार बार वो इंटरप्ट पर ट्रिगर कर जाता है, फिर इंटरप्ट है, फिर ट्रिगर कर जाता है। सो बिना ओएस के इस तरह की एप्लीकेशन आप बना सकते हो। पर ओएस का क्या फ़ायदा हुआ? यदि मैं इसी बोर्ड पर ओएस डाल दूँ तो अब आप मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हो। आपने कैपेबिलिटीज एनहांस कर दी। क्यों? क्योंकि अब जो ओएस के ऊपर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेंगी, तो ओएस एक मैनेजर बन गया। किसी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की मुझे मेमोरी चाहिए, उसने कहा रुको, होल्ड, ये वाली दे दी। उसने कहा मुझे भी चाहिए, रुको, ये वाली दे दी। तो मेमोरी मैनेजमेंट वो कर रहा है। इसने कहा मैं फ्री कर रहा हूँ, अच्छा रुको, फ्री करिए, ठीक है। सो वो जो मेमोरी मैनेजमेंट, अब एक ही मेमोरी को 50 एप्लीकेशन यूज़ कर पा रही हैं, क्योंकि बीच में एक मैनेजर आ गया डंडा लेके। एक ही प्रोसेसर है, अब उसमें एक रूटीन आप रन कर देते, एक सॉफ्टवेयर, तो चलता रहता। पर अब ऐसा नहीं है, अब एक मैनेजर है, वो कह रहा मुझे रन करने का टाइम, तो उसका रुक, तो मैं शेड्यूल कर देता हूँ, बोले मेरा, बोले तो मैं भी कर देता हूँ। तो एक एक करके मिली सेकेंड में सबको एग्जीक्यूट कराया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे रहा है, फिर दूसरे का नंबर आ गया। तो इस तरह से आपको नहीं पता पड़ रहा कि, क्योंकि कोई डिले नहीं है, विजुअली कोई डिले नहीं है, पर प्रोसेसर एक ही है, एक ही प्रोसेसर अब इतने सारे को मैनेज कर पा रहा। तो ऐसे में आपने सबका काम आइसोलेट कर दिया कि भाई एप्लीकेशन प्रोसेसर इज मैनेजिंग एप्लीकेशंस एंड मॉडेम इज मैनेजिंग ये। पर ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। नॉर्मली ये दोनों आपस में अंदर जो इंटरफेस होता है उस इंटरफेस को बोलते हैं RS-232 इंटरफेस। सो एप्लीकेशन प्रोसेसर मॉडेम को 80 कमांड्स भेजता है। आप गूगल करेंगे तो आपको 80 कमांड्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू मॉडेम से आप कोई काम करा सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि मुझे कॉल डायल करना है, तो एक कमांड होता है ATD स्पेस मोबाइल नंबर। ये एप्लीकेशन प्रोसेसर मॉडेम को जाएगा, क्योंकि डायलिंग ऐप तो आपके एप्लीकेशन है, उन्हीं अंदर वो प्रोसेस चल रहा है। बिल्कुल, ऐप तो डायलिंग ऐप है। अब उस डायलिंग ऐप पे आपने लिखा है नंबर डायल करना, पर उसको मॉडेम कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है? वो डायलिंग ऐप से एक कमांड जाएगा मॉडेम को, ATD स्पेस मोबाइल नंबर, वो वहाँ से समझ जाएगा कि अब इसको डायल करना है। SMS भेजना है तो 80+CGMS स्पेस किस नंबर को भेजना है, क्या मैसेज भेजना है। हर मॉडेम से जो भी चीज़ हो रही है उसके लिए कमांड है। इसका क्या मतलब है कि यदि मुझे मॉडेम को कंट्रोल करना है और यदि एप्लीकेशन मेरे हाथ, प्रोसेसर मेरे हाथ में गए, तो मैं कर सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है। यही पॉसिबिलिटी किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में होगी, कि भले ही हमने आइसोलेटेड रखे हैं कि इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, लेकिन एक लेवल पर कहीं ना कहीं किसी प्रोटोकॉल के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। तो मैं, चूंकि मुझे अभी उसका डिटेल डिज़ाइन नहीं है, पर मैं रेफरेंस मोबाइल को लेकर इसी तरह कि मेरा नॉलेज मोबाइल का है, यदि वैसी कोई पॉसिबिलिटीज़ वहाँ दिख जाती है, तो आप, जैसे कि इंफोटेनमेंट को हैक करके किसी ने थर्स्ट को हैक क्यों कर पाया, मैनिपुलेट क्यों कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड था। और वो ना हो, इसके लिए कुछ लेयर्स ऐड करनी पड़ेंगी, इंक्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सीधे सीधे ना हो, ओपन प्रोटोकॉल ना हो, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल बनाने होंगे, तब जाके वो पॉसिबिलिटीज़ और रिड्यूस होती चली जाती। फाइन सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी पूरा इसमें एनालाइज करते हैं, कि एक बंदे को कितनी नॉलेज या फिर किस लेवल पे होना चाहिए, कितना एक्सपर्ट होना चाहिए ये सब चीज़ करने के लिए कि पूरे सिस्टम को, एयरक्राफ्ट के सिस्टम को मैनेज कर ले वो अपने हिसाब से? देखिए, ये एक सवाल बड़ा सब्जेक्टिव है। वो जो व्यक्ति इसको करना चाहता है, उसका मोटिवेशन क्या है? सर यदि आप कहो कि भाई आपको नॉलेज कितनी होनी चाहिए जो उसको कंट्रोल कर ले, भाई कंट्रोल आप एज एन हैकर क्यों करना चाहते हो? यदि आप हैकर ही करना चाहते हो तो अपने आप वो नॉलेज आप उस लेवल की डीपर स्टडी करके अचीव कर ही लोगे। अभी जो लोग वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं या जो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हैं, उनको वो नॉलेज होती है, उनको वो हर तरह की नॉलेज होती है। जैसे कि जब मैं
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में था, एंड आई वर्क विद सैमसंग, देन क्वालकॉम, देन नोकिया के भी फ़ोन बनाए हमने, हर तरीके के डिवाइसेस मैन्युफैक्चर किए। तो मुझे पता होता था कि इस फ़ोन के अंदर क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मुझे पता होता था कि ये कब तक फिक्स हो जाएंगी, मुझे पता होता था कि ये फ़ोन रिलीज़ हो रहा है तो अभी इसमें कोई वल्नरेबिलिटी ऐसी भी है जो शायद फिक्स नहीं हुई है, पर ये प्रेशर में रिलीज़ तो हो गया, अब आगे इसको फिक्स करके पैच डाल देंगे। फ्लाइट के संग ऐसा नहीं होता, ओके। क्योंकि मोबाइल इज़ अ डिफरेंट डिवाइस ऑल टुगेदर। मोबाइल में ऐसा रिस्क लिया जा सकता है कि चलो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कैमरा हैंग हो जाता है तो भी फ़ोन रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन 10,000 में से एक बार आएगी। लेकिन फ़्लाइट में वो 10,000 में से एक बार वाले पॉसिबिलिटीज़ को आप सीरियसली ही लेंगे और उसको इतना रिड्यूस करेंगे कि वो 1 करोड़ में एक बार हो जाए या 10 करोड़ में एक बार हो जाए, और उसके लिए सारा प्रोटेक्टिव गार्डिंग करेंगे। तो जो लोग वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो टेस्टिंग इस तरह की करते हैं कि उस तरह के चांसेस मिनिमम होते चले जाएं। चाहे फिर वो एक रिबिट जो स्क्रू लगता है ना फ्लाइट में बाहर कवर पर, उसकी भी रोबस्टनेस टेस्टिंग इतने हद तक होती है, क्योंकि हर एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए तैयार होता है, वरना आप सोचो तो ऐसे ही स्क्रू से कसा हुआ है। हाँ सर, मतलब जनरली लगता है कि यार ये तो निशान से पड़े हुए हैं इस पे, यार ऐसे ही लग रहा आप है। देखो वो टेक्नोलॉजी भी इतनी कॉस्टली है, आप वो टेक्नोलॉजी कहीं और नहीं देखेंगे, बस में नहीं देख सकते आप, क्योंकि वो कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। वो ऐसे नहीं डिज़ाइन की गई है कि जब आपने वो कवर लाया या जो अंदर के ऊपर जो मेटल कवरेज है उसको कैसे कसा गया है कि एयर गैप ना हो, क्योंकि यदि एयर गैप रहेगा तो वो धीरे 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 वो बढ़ सकता है। बिल्कुल। कोई एयर गैप नहीं रहेगा, और इतना लाइट वेट भी रहे, वो इतना भी टाइट नहीं कर सकते आपकी हैवी हो जाए, एग्जैक्टली। क्योंकि वो एक एक छोटा छोटा आउंस का जो वेट है दैट विल बिगम अ बिग। तो वो जो रिबिट के वेट से लेकर रिबिट की फिक्सिंग तक की टेक्नोलॉजी इतनी कॉस्टली है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कोई वल्नरेबिलिटी इस तरह की छोड़ देंगे। आप कितना भी नॉलेज गेन कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आप हैक करना ही चाहते हैं तो फिर आप उस एंगल से स्टडी करना शुरू करते हैं, एंड इवेंचुअली सिर्फ सॉफ्टवेयर हैक करके नहीं होता, मल्टीपल चीज़ें हैक होती हैं। देखिए, जैसे मैं जो साइबर अटैक की भी हम बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि साइबर अटैक एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, और मैंने एक बार शायद बताया भी था कि 5 स्टेप का प्रोसेस है और कैसे कैसे होगा। पहले रेकी करोगे, वल्नरेबिलिटी निकालोगे, फिर देखोगे कौन सी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो सकती है, फिर उसके लिए पेलोड तैयार करोगे, फिर आप अटैक करोगे, उसके लिए थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करोगे, फिर एक्सप्लॉइट करोगे। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये यहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं, पर उससे पहले आपको एक ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी तो चाहिए, फिर आप ये पूरे स्टेप एग्जीक्यूट करोगे। हो सकता है किसी वल्नरेबिलिटी के लिए आपको कोई ग्राउंड स्टाफ की ज़रूरत पड़े, तो आपने ग्राउंड स्टाफ को मैनिपुलेट कर लिया, कन्विंस कर लिया कि आप ऐसा कुछ कर देना ताकि इसके चांसेस बढ़ जाएं। फिर आपने पूरा एंट्री प्रोसेस अंदर पहुंचने का कि आपको वही सीट मिले, वहीं आपको बिठाया जाए, वो डिज़ाइन किया। फिर एक लेवल और जाके आपने शायद अंदर अपने बंदे प्लांट किए। तो यू हैव टू ऐड लॉट्स ऑफ थिंग्स, देन ओनली यू कैन एक्सप्लॉइट ऑल्सो दैट वल्नरेबिलिटी। हो सकता है आपको लगे कि आपको तो अब ऐसे 10 प्रोसेसर की ज़रूरत है तब जाके आप डॉस अटैक कर सकते हो उस पर, न कर नहीं सकते। तो अब 10 प्रोसेसर आप लेके जाओगे तो आपको वैसे ही चेकिंग में पकड़ लेंगे। तो आपने कहा कि मैं 40 बंदे बैठा देता हूँ अंदर, और उनको एक एक डिवाइस देता हूँ, एंड देन वी विल हैव क्लस्टर्ड नेटवर्क, एंड उससे हम ऑपरेट करेंगे। पर ये सब करने के लिए आप देख रहे हो आपको कितने स्टेप बढ़ गए। एग्जैक्टली। तो इट्स नॉट अ 1 पर्सन एंटर्ड हैक्ड एंड, ऐसा नहीं होता। वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन अगेन द सिस्टम इज डिजाइंड दैट द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट हैपन इज वेरी वेरी